हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रैंक के प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन करवा रहे हैं। ये जो यूथ की बुक है एक्सप्रेस लाइन इंकाउंट रन वाली, इसी के प्रैक्टिस सेट हम आपको करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों 27 सेट हमने आपको करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। आज हम करने वाले हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 28 के क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 28 के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होती है? तो दोस्तों, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो है टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है। किसकी? टेक्स्ट एडिटर की। दोस्तों, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है। HTML टेक्स्ट एडिटर के इस्तेमाल से वेब पेज को बनाया या मॉडिफाई किया जाता है। दोस्तों, HTML जो है ये टेक्स्ट एडिटर के इस्तेमाल से वेब पेज को बनाया या मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु का शीर्ष अवलोकन किस तल पर प्रक्षेपित होता है? दोस्तों, एक वस्तु का शीर्ष अवलोकन जो है ये क्षैतिज तल पर प्रक्षेपित होता है। किस पर? क्षैतिज तल पर। दोस्तों, लंबकोणीय प्रक्षेप में वस्तु का शीर्ष दृश्य क्षैतिज तल पर, सम्मुख दृश्य ऊर्ध्वाधर तल पर तथा पार्श्व दृश्य प्रोफाइल तल पर प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 273 केल्विन का मान क्या है? दोस्तों, 273 केल्विन का मान हमको बताना है। हम दोस्तों जानते हैं 273 केल्विन का मान जो होता है ये सेल्सियस में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है, जबकि केल्विन जो है 273 केल्विन से शुरू होता है। इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये 273 केल्विन के बराबर होता है। किसके? 273 केल्विन के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब आधार की ओर नत किसी काट तल द्वारा एक लंबवृत्तीय शंकु को काटा जाता है तो उस काट का सही आकार डैश है। दोस्तों, जब आधार की ओर नत किसी काट तल द्वारा एक लंबवृत्तीय शंकु को जब काटा जाता है तो उस काट का सही आकार जो होता है वो होता है दीर्घवृत्तीय। कैसा होता है? दीर्घवृत्तीय होता है। दोस्तों, जब आधार की ओर नत समतल खंड द्वारा एक लंबवृत्तीय शंकु को काटा जाता है तो उस खंड का सही आकार दीर्घवृत्तीय है। कैसा है? दीर्घवृत्तीय। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों, एक परिपथ है जिसके माध्यम से विभवांतर और धारा दोनों ही क्या हो जाते हैं? दोगुने हो जाते हैं। तो परिपथ का प्रतिरोध हमसे पूछा है। हम जानते हैं V बराबर क्या होता है दोस्तों? V बराबर होता है IR के। क्या होता है? V बराबर IR के। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V अपॉन में I के। अब क्या बोला है? विभवांतर और धारा दोगुनी, मतलब विभवांतर भी दोगुना हो गया, धारा भी क्या हो गई? दोगुनी हो गई। तो प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध समान रहेगा। मतलब क्या होगा? प्रतिरोध समान रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? दोस्तों, उच्चतम प्रतिरोधकता जो होती है ना ये होती है किसकी? तो ये होती है एबोनाइट की। किसकी होती है? एबोनाइट की। दोस्तों, एबोनाइट की जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है 10 की पावर 12 से लेके 10 की पावर 13 ओम मीटर। चांदी की कितनी होती है? तो 1.59 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। तांबे की कितनी होती है? तो 1.68 इंटू 10 की पावर -10 ओम मीटर। और नाइक्रोम की कितनी होती है? तो नाइक्रोम की होती है 1.10 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर। तो सबसे अधिक किसकी होती है? एबोनाइट की, उससे कम चांदी की, उससे कम तांबे की और उससे कम नाइक्रोम की। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को कहते हैं। दोस्तों, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। 90 से 180 डिग्री के बीच के कोण को या 90 से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम मान के कोण को अधिक कोण हम बोलते हैं। 90 डिग्री से कम मान के कोण को न्यून कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यून कोण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं?
दोस्तों किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को हम बोलते हैं बायंट फोर्स। क्या बोलते हैं? बायंट फोर्स बोलते हैं। दोस्तों किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को उत्प्लावक बल, बायंट फोर्स या उत्क्षेप हम कहते हैं। उत्प्लावक बल को उत्क्षेप बल भी हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत ने मवेशियों में होने वाले कृमियों के इलाज के लिए रासायनिक विधियों के विकल्प के रूप में डैश नामक एक स्वदेशी हर्बल दवा विकसित की है। दोस्तों नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत ने मवेशियों में होने वाले कमियों के इलाज के लिए रासायनिक विधियों के विकल्प के रूप में वर्मीवेट नामक, कौन सी वेट? वर्मीवेट नामक एक स्वदेशी हर्बल दवा विकसित की है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम है उत्क्षेप बल। क्या है? उत्क्षेप। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम उत्क्षेप है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लंबकोणी प्रक्षेप में प्रक्षेपी प्रक्षेप तल के डैश डिग्री कोण पर होती है। दोस्तों लंबकोणी प्रक्षेप में प्रक्षेपी प्रक्षेप तल के जो है 90 डिग्री के कोण पर होती है। कितने डिग्री के कोण पर? 90 डिग्री के कोण पर। दोस्तों लंबकोणी प्रक्षेप की यदि बात करें तो इस प्रक्षेप में दर्शक प्रक्षेप तल तथा वस्तु से अनंत दूरी पर होता है। प्रक्षेपी प्रोजेक्टर्स या प्रक्षेप किरणें आपस में समांतर होती है तथा प्रक्षेप तल से 90 डिग्री के कोण पर टकराती है। कितने डिग्री के कोण पर? 90 डिग्री लंबवत के कोण पर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है। दोस्तों भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 जो है ये 100 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर लागू होता है। किस पर? 100 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर। दोस्तों भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 जो है ये 100 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर लागू होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आग को निम्न में से कितने वर्ग में रखा जाता है? दोस्तों आग को जो है कितने वर्ग में रखा गया है? तो आग को 4 वर्ग में रखा गया है। कौन कौन से? ए, बी, सी और डी। ए श्रेणी की आग में कार्बोनेसियस, बी श्रेणी में तेलीय, सी श्रेणी में गैसीय तथा डी श्रेणी में विद्युतीय आग आती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से चित्रीय प्रक्षेप कौन सा दर्शाता है? दोस्तों चित्रीय प्रक्षेप जो है ये दर्शाता है संदर्भ प्रक्षेप, तिर्यक प्रक्षेप, समपरिमाण प्रक्षेप, इन सभी को दर्शाता है। तो उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वह प्रक्षेप जो कि एक ही तल में वस्तु की तीनों विमाओं को प्रदर्शित करे तथा एक ही दृश्य में वस्तु का पूर्ण विवरण दे चित्रीय प्रक्षेप कहलाता है। संदर्भ प्रक्षेप, तिर्यक प्रक्षेप, समपरिमाण प्रक्षेप जो है ये तीनों ही चित्रीय प्रक्षेप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। तो दोस्तों दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया जो होती है ये होता है हमारा बल। बल जो होता है ये दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होता है। ठीक है, दोस्तों बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम हम कहते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? तो दोस्तों नकारात्मक कार्य कब होता है? जब बल वस्तु की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो दोस्तों जब कोई वस्तु बल की दिशा के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो क्या होता है? नकारात्मक कार्य होता है। तो जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो नकारात्मक कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। नकारात्मक बल वह है जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी रेखा के दोनों दृश्य टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक ही रेखा पर प्राप्त हो तो वह रेखा किस पर होगा? दोस्तों यदि किसी रेखा के दोनों दृश्य टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक ही रेखा पर प्राप्त होते हैं तो वह रेखा जो होगा एचपी तथा वीपी दोनों के कटान रेखा पर होगा। कहाँ पर होगा? एचपी तथा वीपी दोनों के कटान रेखा पर, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के कटान रेखा पर। दोस्तों यदि किसी रेखा के दोनों दृश्य एक ही रेखा पर प्राप्त हो तो वह रेखा एचपी तथा वीपी दोनों के मिलने वाले संपर्क रेखा संदर्भ रेखा एक्स वाई पर स्थित होगा। यह रेखा एचपी तथा वीपी दोनों के कैसे होंगे? समांतर होंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? तो ये है हमारा टंगस्टन। टंगस्टन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का वह हिस्सा है जो प्रकाश पैदा करता है।
यह फिलामेंट टंगस्टन नामक धातु से बनता है। फिलामेंट को वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तत्व के रूप में भी जाना जाता है। तो यह सभी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में लोगो क्या होता है? दोस्तों कंप्यूटर में लोगो जो होता है ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? ये प्रोग्रामिंग भाषा है। दोस्तों कंप्यूटर में लोगो एक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका उपयोग उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। इसका पूरा नाम लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड है। क्या है? लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होती है? दोस्तों जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा हमको बताना है। और हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन के। क्या होता है? बल गुना विस्थापन के। बल कितना है? 10 न्यूटन का बल है। विस्थापन कितना हो रहा है? 10 मीटर हो रहा है। तो कार्य कितना होगा? 100 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य हमको बताना है। हम जानते हैं कार्य W बराबर क्या होता है? बल गुना बल की दिशा में विस्थापन के। बल कितना है? 50 न्यूटन है। विस्थापन कितना है? 10 है। तो कार्य कितना होगा? 500 जूल निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है? दोस्तों जो वेब पेज है ना ये HTML भाषा में लिखा जा सकता है। किसमें? HTML भाषा में। दोस्तों वेब पेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध एक HTML दस्तावेज होता है। इसे वेब ब्राउजर द्वारा पढ़ा जाता है। इसमें साधारण टेक्स्ट के साथ ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, हाइपरलिंक्स तथा अन्य सामग्री समाहित होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1973 में। दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय पशु भाग को संरक्षित करने के लिए वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट के तहत संरक्षित टाइगर रिजर्व की संख्या 53 है। 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। कहां से शुरुआत हुई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक घर में क्रमशः 30 वाट, 60 वाट और 75 वाट रेटिंग वाले बल्ब ए, बी और सी एक विद्युत स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। इस स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा सत्य होगा? तो दोस्तों सत्य कौन सा होगा? तो बल्ब सी की चमक जो होगी वो अधिकतम होगी। क्या होगी? बल्ब सी की चमक वो अधिकतम होगी। दोस्तों किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े सभी बल्बों के सिरों पर विभवांतर समान रहता है तथा एक ही वोल्टेज स्रोत से समांतर क्रम में जुड़े विभिन्न बल्बों जिनकी क्षमता शक्ति भिन्न भिन्न है उनमें से जिस बल्ब की क्षमता या शक्ति अधिक होगी वह सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा की खपत करेगा और परिपथ में अधिक तीव्रता से चमकेगा। अतः उपरोक्त में दिए गए बल्बों की चमक का घटता क्रम बल्ब सी, बल्ब बी, बल्ब ए। सबसे अधिक चमकेगा बल्ब सी, उससे कम चमकेगा बल्ब बी, उससे कम चमकेगा बल्ब ए। या 75 वाट, 60 वाट, 30 वाट। इस प्रकार बल्ब सी की चमक जो होगी वो कैसी होगी? अधिकतम होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लीवर में एक लंबी प्रयास भुजा का सामान्यतः परिणाम होता है। दोस्तों लीवर में एक लंबी प्रयास भुजा का सामान्यतः परिणाम क्या होता है? तो लंबी प्रयास भुजा जब होती है तो क्या होता है? अधिक यांत्रिक लाभ मिलता है। क्या मिलता है? अधिक यांत्रिक लाभ मिलता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव भुजा किस प्रकार के लीवर का उदाहरण है? दोस्तों जो मानव भुजा है ये तृतीय श्रेणी के लीवर का उदाहरण है। तृतीय श्रेणी में क्या होता है? एफर्ट बीच में होता है। किसके? फलक्रम और लोड के। एफर्ट कहाँ होता है? बीच में होता है। दोस्तों मानव भुजा में आलंब कोहनी होती है, प्रयास बीच में लगता है और भार हाथ में होता है, इसलिए यह तृतीय श्रेणी का लीवर है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल डैश होगा। दोस्तों जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला बल जो होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दिए गए पिंड पर लगने वाले दो बल समान हैं परंतु एक दूसरे के विरुद्ध होने के कारण वे एक दूसरे के प्रभाव को शून्य कर देंगे, अतः पिंड पर प्रयुक्त कुल परिणामी बल जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लीवर का यांत्रिक लाभ 1.8 है। यदि भार भुजा 30 सेंटीमीटर है तो प्रयास भुजा ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमसे क्या पूछा है? प्रयास भुजा। हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड बटे एफर्ट के, या फिर क्या होता है? एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म के। यही तो होता है। हमको क्या दिया गया है? हमको दिया गया है लोड आर्म। लोड आर्म कितनी दी गई है हमको? मैकेनिकल एडवांटेज हमको दिया गया है 1.8।
एफर्ट आर्म हमको निकालना है और लोड आर्म कितना है हमारे पास में 30 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 18 या 54, तो 54 सेंटीमीटर जो होगी हमारी प्रयास भुजा निकल के आ जाएगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड ओएस 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? दोस्तों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड ओएस 2007 जो है ये किसने विकसित किया था? तो ये किया था गूगल कॉरपोरेशन ने। किसने किया था? गूगल कॉरपोरेशन ने। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रसोई में उत्पन्न होने वाले अजैव निम्नकर्मी पदार्थ की पहचान कीजिए। दोस्तों रसोई में उत्पन्न होने वाले अजैव निम्नकर्मी पदार्थ जो है वो है हमारे दूध की थैली। दूध की थैली जो है ये अजैव निम्नकर्मी पदार्थ है। पेपर हो गया, चाय की पत्ती हो गया, सब्जियों के छिलके हो गया, ये जैव निम्नकर्मी पदार्थ है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों वे पदार्थ जो जीवाणु और कवक जैसे अपघटकों की क्रिया से अपघटित नहीं होते उन्हें अजैव निम्नकर्मी अपशिष्ट कहा जाता है। जैसे दूध की थैली हो गया, रबर हो गया, कांच हो गया, ये क्या है? सब अजैव निम्नकर्मी पदार्थ है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रमशः 10 ओम 30 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। 1 सेकेंड में प्रतिरोध में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा हमको बताना है। दोस्तों ऊष्मा हमको यहाँ पे निकालना है। हमको क्या दिया गया है? दो प्रतिरोध दिए गए हैं जो कि कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े हैं तो प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 10 + 30 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 40 ओम निकल के आ जाएगा। ये हमारा प्रतिरोध निकल के आ गया। अब हमको पूछा क्या है? ऊष्मा। हम जानते हैं ऊष्मा H बराबर क्या होता है? I² RT के होता है। क्या होता है? I² RT के होता है। अब हमको यहाँ I का मान दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है। तो हम I का मान मतलब धारा का मान निकाल लेंगे क्योंकि हमको विभवांतर का मान दिया गया है, प्रतिरोध का मान दिया गया है। तो हम जानते हैं धारा I बराबर क्या होता है? धारा I बराबर होता है V/R के। V का मान कितना है? 6 वोल्ट है। R हमने कितना निकाला? 40 ओम निकाला। तो धारा हमारा कितना निकल के आ गई? 6/40 एम्पियर। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे। I का मान कितना है? 6/40 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 40 × 40 कर लेते हैं। 40 × 40 कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। R का मान कितना है? 40 है और T का मान कितना है? 1 है। तो 40 से 40 कट गया, 4 से काट देते हैं, 4 × 9 = 36, 4 × 10 = 40। 10 9 में जब 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.9 जो है हमारा निकल के आएगा आंसर। कितना? 0.9 जूल। तो 0.90 जूल ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ISI ने विभिन्न प्रकार की रेखाओं को उनकी माप के आधार पर समूहों में विभाजित किया है। निम्न में से रेखा समूह 0.5 में बी टाइप की रेखा की माप क्या है? दोस्तों समूह 0.5 में बी टाइप की रेखा की जो माप है वो होती है 0.2 mm। कितनी होती है? 0.2 mm होती है। दोस्तों ISI ने विभिन्न प्रकार की रेखाओं को उनकी माप के आधार पर समूहों में विभाजित किया है। निम्न में से रेखा समूह 0.5 में बी टाइप की रेखा की माप जो होती है ये 0.2 mm होती है। कितनी होती है? 0.2 mm। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाए जाते हैं। दोस्तों वेब पेज जो है ये HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं। किसका? HTML का उपयोग करके। दोस्तों वेब पेज HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ये वेब पेज HTML में लिखे जाते हैं तथा यह किसी दस्तावेज में टेक्स्ट आधारित जानकारी की संरचना को निर्धारित करने का साधन है जो टेक्स्ट विशेष लिंक, हेडिंग, पैराग्राफ, सूची आदि के रूप में क्या करती है? नोट करती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में एक्स लाइन का नाम बताइए। दोस्तों ये जो लाइन दिख रही है आपको इसका नाम हमको बताना है। ये जो लाइन है दोस्तों इसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स लाइन एक्सटेंशन लाइन को प्रदर्शित करता है। यह पतली रेखाएं होती है जो किसी वस्तु के भाग की रेखाओं को विमा रेखा तक बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लीवर में भार 350 न्यूटन और प्रयास 70 न्यूटन है। यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए। तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? ये होता है लोड बटे एफर्ट के। लोड कितना है दोस्तों? लोड हमको दिया है 350, एफर्ट कितना है? 70 है। तो काट देंगे, 5 हमारा जो है मैकेनिकल एडवांटेज निकल के आ जाएगा। कितना? 5। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लीवर का यांत्रिक लाभ 3.5 है। यदि प्रयास 60 न्यूटन है तो भार ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको बोला गया है यांत्रिक लाभ 3.5, प्रयास 60 न्यूटन, हमको क्या पूछा है? भार पूछा है। तो हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है? लोड बटे एफर्ट के होता है। होता है कि नहीं होता है? जब लोड और एफर्ट दिए होंगे तब। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 3.5 है। लोड हमको ज्ञात करना है, एफर्ट कितना है? 60 है।
तो पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 35 इंटू 6 करेंगे तो 210 न्यूटन जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सही है? जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है तो क्या होता है? दोस्तों, जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है तो पहले घटता है और फिर बढ़ता है। क्या होता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है। दोस्तों, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के आयतन को ही उस पदार्थ की विशिष्ट आयतन हम कहते हैं। विशिष्ट आयतन बराबर क्या होता है? V/m के। दोस्तों, यहाँ पे क्या है? विशिष्ट आयतन है, m हमारा द्रव्यमान है और v क्या है? पदार्थ का आयतन है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? तो मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम। क्या होती है? मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम। विशिष्ट आयतन तथा घनत्व एक दूसरे के विलोम होते हैं। जो विशिष्ट आयतन होता है ये विशिष्ट आयतन घनत्व कैसे होते हैं? एक दूसरे के विलोम होते हैं, मतलब विपरीत होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बात करें दोस्तों जल के बारे में, तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब जल को उष्मा दी जाती है तो पहले तो जल का विशिष्ट आयतन घटता है, फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद विशिष्ट आयतन बढ़ने लगता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का विशिष्ट आयतन न्यूनतम तथा घनत्व कैसा होता है? अधिकतम होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति जो होती है ये अधिकतम होती है। कैसी होती है? अधिकतम होती है। दोस्तों, ब्रह्मांड की एंट्रोपी अधिकतम होती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है क्योंकि सभी स्रोत की ऊष्मा वायुमंडल में आ जाती है, जिससे उसकी ऊष्मा प्रतिदिन बढ़ती जाती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। IS 962 1967 के अनुसार आरेखन सीट आकार 841 इंटू 1189 mm क्या है? दोस्तों, ये जो आकार होता है ये होता है A0 सीट का आकार। A0 सीट का आकार क्या होता है? 841 इंटू 1189 mm। दोस्तों, आरेखन कागज के प्रकार की बात करते हैं, A0 का आकार होता है 841 इंटू 1190 mm, A1 का होता है 594 इंटू 841 mm, A2 का होता है 420 इंटू 594 mm, A3 का होता है 297 420 mm, A4 का होता है 210 297 mm, A5 का होता है 148 इंटू 210 mm। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? दोस्तों, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर जो है ये विकिपीडिया से संबंधित है। किससे? विकिपीडिया से। दोस्तों, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर विकिपीडिया से संबंधित है। इन्होंने इसे 2001 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह एक फ्री ऑनलाइन सेवा है जिसके माध्यम से विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारियां प्राप्त की जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक होती है? तो दोस्तों, विद्युत की बेहतर सुचालक होती है वो होती है चांदी। चांदी जो होती है ये विद्युत की बेहतर सुचालक है। दोस्तों, चांदी एक संक्रमण धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। यह कम अभिक्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त है। यह एक चमकीली सफेद धातु है। यह अत्यधिक लचीली आघातवर्धनी तन्य धातु है तथा ऊष्मा व विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है। इसका गलनांक लगभग 961 डिग्री सेल्सियस व क्वथनांक कितना होता है? 1955 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है? तो विद्युत रोधी कौन सा नहीं है? तो नाइक्रोम जो है ये विद्युत रोधी नहीं है। दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते विद्युत रोधी कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो सूखी लकड़ी, बेकेलाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी, हीरा, कागज, पीवीसी आदि। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रभावित होती है विद्युत चालक कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, सोना, नाइक्रोम आदि। अतः नाइक्रोम में क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताला दरवाजे से संबंधित है उसी तरह से पासवर्ड डैश से संबंधित है। दोस्तों, ताला जो है दरवाजे से संबंधित है, उसी तरह पासवर्ड जो है ये कंप्यूटर से संबंधित है। किससे? कंप्यूटर से। दोस्तों, जिस प्रकार से ताला घर को सुरक्षित करने के लिए दरवाजे पर लगाया जाता है उसी प्रकार से कंप्यूटर को सुरक्षित रखने हेतु पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित सेट स्क्वायर युग्म में अल्फा कोण का मान क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पे जो अल्फा कोण है इसका मान हमको बताना है। तो दोस्तों, अल्फा कोण का मान क्या होगा? तो अल्फा कोण का मान जो होगा वो होगा क्या होगा? देखिए, ये हमारा 30 डिग्री है और ये कितना है हमारा? 90 डिग्री है। ये कितना है हमारा? 90 डिग्री है कि नहीं? 90 डिग्री। 30 और 90 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? दोनों 120 डिग्री। तो बचा कितना यहाँ पे? ये होता है पूरा हमारा कितना? 180 डिग्री। ये कितना होता है हमारा? 180 होता है। 90 30 किसका कितना हो गया? 120। तो बचा कितना यहाँ पे? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जो है अल्फा का मान निकल के आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक के कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत उपकरण 220 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित होने पर 5 एम्पीयर की धारा लेता है। विद्युत उपकरण की शक्ति ज्ञात कीजिए। दोस्तों, शक्ति P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है V इंटू आई के।
मतलब विभवांतर इंटू धारा के, होता है कि नहीं होता है। हमको V का मान कितना दिया है दोस्तों, V का मान हमको दिया गया है 220 इंटू I का मान कितना दिया गया है 5 एम्पियर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 पंचे कितना होगा, 22 पंचे 1100, 1100 11 22 पंचे 1100 110 और एक जीरो है तो 1100। तो 1100 वाट जो है हमारी शक्ति निकल के आ गई। अब शक्ति 1100 वाट निकल के आई है तो वाट में है, किलोवाट में बदलने के लिए क्या करेंगे हम इसको, किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो 1000 से जब भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, 10 20 10 20, 10 से भाग देंगे तो 1.1 किलोवाट जो है शक्ति का मान निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई जो होती है ये होती है किलोवाट घंटा। क्या होती है, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होगी। मतलब 1 kWh बराबर क्या होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के, या फिर 1 यूनिट भी हमको इसको बोलते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाता है। दोस्तों जैव चिकित्सा अपशिष्ट किसे नहीं माना जाता है, तो खाद्य अपशिष्ट को जो है जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाता है। दोस्तों जैव चिकित्सा अपशिष्ट को मानव और पशुओं के उपचार के दौरान उत्पन्न शारीरिक अपशिष्ट जैसे सुई, सीरीज तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री के रूप में रसित किया जाता है, कर्षित किया जाता है। अतः खाद्य अपशिष्ट को जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है। दोस्तों इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है वो है हमारा गूगल क्रोम। गूगल क्रोम जो है ये इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है। दोस्तों गूगल क्रोम एक कैसा है, तो ब्राउजर है, जबकि अन्य सभी मैसेजिंग एप्लीकेशन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु जिस गैस का प्रयोग करते हैं वो है हमारी आर्गन और नाइट्रोजन। कौन सी गैस, आर्गन और नाइट्रोजन गैस। दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब या विद्युत बल्ब को तापदीप्त लैंप या इंडिकेंडिसेंट लैंप भी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनकेंडिसेंट लैंप भी कहते हैं। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इसमें एक पतला फिलामेंट होता है जिससे होकर जब धारा बहती है तब यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो फैराडे होता है। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।